नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदार जिंदगी को लेकर। हर बुधवार एक वादा करके जाती हूँ, एक नई शख्सियत के साथ आपको मिलवाऊंगी, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में और बहुत सारी गपशप। आज फिर इसी कड़ी में एक और शख्सियत है जो बहुत अच्छी कथाकार है, बहुत अच्छी लघु कथाएं लिखती हैं, बहुत अच्छी इंसान है, ज़िंदा दिल इंसान मैं उनको कह सकती हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर भी अ, उनसे थोड़ी आत्मीयता है। थोड़ी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी हम कार्यक्रम में उनको लाइव लेकर आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी आत्मीयता है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इस कार्यक्रम के बाद। और कहानियाँ उनकी दिल को छूने वाली। जी हाँ, 152 एपिसोड लेकर आई हूँ और आज प्यारी सी प्रगति गुप्ता जी से हम बातचीत करेंगे। और प्रगति गुप्ता जी कोई मामूली शख्सियत नहीं है। आप सब जानते हैं कि किरदार जिंदगी में जब किरदार आते हैं वो बहुत खास होते हैं। आइए प्रगति जी के बारे में मैं आपको बताऊं। प्रगति जी की जो कहानियां हैं वो न सिर्फ दिल को छूती हैं, बल्कि मुझे लगता है आज के समय में कालजयी जो जैसे रचनाएं कहते हैं ना, कालजयी रचनाएं, वैसे ही कालजयी इनकी कहानियां हैं। और इनकी कहानियां जिंदगी से जुड़ी हुई हैं और बहुत कुछ कहती हैं। बिल्कुल जो जिंदगी का ताना बाना होता है वो सब बुना हुआ है और बहुत बेहतरीन तरीके से उनका परिचय है। आप समाजशास्त्र से पीएचडी है और गोल्ड मेडलिस्ट भी। साथ ही आपका जो परिचय है वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं थोड़ा, क्योंकि थोड़ी कटौती करूंगी तो उनसे ज्यादा बातचीत हो पाएगी। बड़ा परिचय पढ़ूंगी तो सारा समय हमारा परिचय में ही चला जाएगा। लेकिन फिर भी आपने एमए किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप समाजशास्त्र से, आगरा विश्वविद्यालय के द्वारा। उसके अलावा आप कितनी छोटी सी उम्र, जिस समय एक अल्हड़ उम्र होती है 16-17 वर्ष की, उस समय से आपने जो कलम पकड़ी है उस कलम की धार अभी तक बरकरार है। और वो धार इतनी धारदार हो गई है कि जब आप उनकी कहानियां पढ़ेंगी, तमाम दर्शक जो महिला है, पुरुष है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई कितनी धार है इनकी और माँ सरस्वती की असीम कृपा है आपके ऊपर। बहुत सारी जो कहानियां हैं उसके अनुवाद भी हो चुके हैं। साथ ही कुछ बातें हैं जिनके ऊपर मैं चर्चा जरूर करना चाहती हूँ, उनके बारे में बताना चाहती हूँ। 7 डायरी कविताएं, 120 से अधिक कहानियां, एक उपन्यास, 2 लघु उपन्यास, 70 अनुभव का संस्मरण, 70 लघु कथाएं और 1700 हाइकू। अब आप समझिए कि एक 16 साल की बाला जिस समय अलग दुनिया में जीने वाली लड़की होती है, उस समय इनकी लेखनी चल रही थी और अब तक 1700 हाइकू कोई छोटी बात नहीं है। और 3 पंक्तियों में अपनी बात को समेटना हाइकू बहुत अच्छे से, ये हाइकू बहुत अच्छी विधा है। कहानी की अगर बात करूं तो कहानी इनकी बहुत ज़्यादा रोचक है। और एक कहानी संग्रह है, स्टेपल पर्चियां, कुछ यूं हुआ उस रात। आप शब्दों पर जाइए, जो मैं जो शीर्षक है उससे पता चलेगा कि कितनी गहराई है इन कहानियों में। कुछ यूं हुआ उस रात। और उपन्यास पूर्ण विराम से पहले। ये पूर्ण विराम से पहले बहुत सुंदर उपन्यास है उन वृद्ध वृद्ध लोगों के लिए जो मरने से पहले पूर्ण विराम, जीवन का पूर्ण विराम जब लगता है उससे पहले जो जीवन उनको जीना चाहिए, वो जीने का पूरा सलीका। और बहुत कुछ हम उनसे बात करेंगे इसके बारे में। ये बहुत खूबसूरत उपन्यास है और बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में इनकी कहानियां छपी हैं, इनकी लघु कथाएं छपी हैं। प्रतिष्ठित कथा प्रधान साहित्यिक पत्रिका कथा बिंब के संपादक मंडल में पूर्व सह संपादक आप रह चुकी हैं। राही सहयोग संस्थान जयपुर द्वारा प्रकाशित विश्व के 100 बड़े रचनाकारों की राही
सम्मान रैंकिंग में 2024 की सूची में 35वां स्थान आपने प्राप्त किया। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र के सर्वे के अनुसार 2019 में सुलझे अनसुलझे संग्रह अनूठी पुस्तकों में शामिल है। मातृभारती वेबसाइट पर 2021 के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले 100 लेखकों की सूची में 38वें पायदान पर आप रहीं। ये सब इनकी उपलब्धियां हैं, मैं क्या ही कहूँ। उपलब्धियां पढ़ते पढ़ते मैं शायद थक जाऊंगी आज। और बहुत सारी जितनी भी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं, अखबार हैं, उन सब में इनका सिर्फ नाम शुमार नहीं है, इनकी रचनाएं बराबर प्रकाशित होती रहती हैं। जयपुर दूरदर्शन से चर्चा हो चुकी है, आकाशवाणी से सृजन का नियमित प्रसारण होता है और बहुत जगह आपके साक्षात्कार हो चुके हैं। आज हमें भी अवसर मिला है आपसे बातचीत करने का। और कविताओं और कहानियों के माध्यम से स्कूली बच्चों की काउंसलिंग का जो एक अलग अनुभव है वो आपने प्राप्त किया है। काव्य संग्रह आपके रह चुके हैं तुम कहते तो, शब्दों से परे, सहेजे हुए एहसास, अनुभूतियां प्रेम की, और कई ई काव्य संग्रह भी आपके आ चुके हैं। और जो कहानी संग्रह है वो है स्टेपल पर्चियां, कुछ यूं हुआ उस रात, और एक जिद यह भी, ये प्रकाशन में है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी किताब है कहानियों की जो अभी आने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी बाल संग्रह भी हैं। अब देखिए, कहानियों पर पकड़ रखने वाली एक महिला लेखिका जो कविताएं भी लिखती हैं, बाल कहानियां, मतलब हर काम में निपुण है प्रगति जी। तो मुझे लगता है कि ज्यादा महिमा मंडित करने की जरूरत नहीं है, प्रगति जी से हम रूबरू होते हैं। लेकिन एक और बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, लगभग सभी 12 संग्रह को किसी न किसी संस्था द्वारा कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। और बाल कहानी उड़ान दक्षिण भारत सीबीएसई पाठ्यक्रम की पुस्तक रश्मि कक्षा 6 में लगाई गई है 2025 में। ये इनकी उपलब्धि है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रगति जी को मैं बैक स्टेज नहीं चाहती हूँ कि और वो विलंब करें और आप सबसे रूबरू होने में उन्हें ज्यादा वक्त लगे। तो चलिए प्रगति जी को हम आपसे मिलवाते हैं और प्रगति जी की जो खास कहानियां हैं, उनकी लेखनी है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। नमस्कार, नमस्कार विभा जी, और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। हमारा आमंत्रण आपने स्वीकार किया, उसके लिए हमारी टीम की ओर से हम बहुत आभारी हैं। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले उनका भी अभिवादन जरूरी है, क्योंकि हम और आप तभी सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे जब हमारे दर्शक, हमारे श्रोता, हमारे पाठक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। वो हमेशा सबसे पहले जुड़ती हैं। निदेश निधि जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। नीना सिंह जी, नीना सिंह सोलंकी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। उसके अलावा बसंत श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। साथ ही भूपेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। ब्रिजेश सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नितेश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पद्मजा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मेरी बड़ी दीदी सुषमा चौहान जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। और बहुत समय के बाद आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऋचा अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है। प्रवीण कुमार चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जुड़े रहें, बने रहें, क्योंकि प्रगति जी की कहानियों के बारे में बात करेंगे और उन कहानियों के पीछे जो एक यात्रा है, उस यात्रा के बारे में हम बात करेंगे। आनंद हर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत। ममता ग्रोवर जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी का अभिनंदन है। श्री राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशफाक अहमद साहब, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ। प्रगति जी, सबसे पहले तो आपको पुनः हम आपका अभिवादन करते हैं, और हमारी एक परंपरा रही है, जब भी हम किरदार ज़िंदगी का कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो किरदार हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी-सी हमें जानकारी दें, ताकि हम थोड़ा व्यक्तिगत हो पाएँ और त थोड़ा दर्शक भी जान पाएँ आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में। स्वागत। नमस्कार, आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। ये एक बहुत अच्छी विभा आपने बात जो शुरुआत के लिए कहा है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी लेखक या कोई भी किरदार है उसके बारे में जानना कि उसकी पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? क्योंकि जो परिवार होता है, हम उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। हमारे परिवार का जितना सहयोग होता है, हम अपनी उपलब्धियों को उतना ही अधिक हासिल करते हैं। ऐसा मैंने हर कदम पर अपने साथ महसूस किया है क्योंकि मेरे परिवार में 4 पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हैं और मेरे फादर इन लॉ, मेरे क्या जो बात है! ससुर जी हैं, जी, वो 96 साल के हैं और आप विश्वास करेंगी वो आज भी 7 से 8 घंटे पढ़ते हैं क्या बात है, क्या और बात है! वो हम लोगों की एक ऐसी प्रेरणा है, जो हम सब में डॉक्टर साहब और मैं, मेरा बेटा, बहू, मेरी पोती, बेटियाँ मेरी, हम सभी हैं। हम सबके लिए एक प्रेरणा का काम करते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी पॉज़िटिविटी है, इतनी सकारात्मकता है कि हम मतलब उनसे सीखते हैं कि भविष्य में किसी भी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति को कैसे सकारात्मक रह सकता है वो उसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। तो मुझे बिल्कुल बहुत सही। अच्छा लगा कि आपने इस चीज़ को जाना और जानना चाहा और जहाँ तक मेरे सहयात्री, मेरे पति जो हैं, वो भी बहुत सपोर्टिव हैं क्योंकि पढ़े-लिखे परिवार क्योंकि वो डॉक्टर हैं, बेटा-बहू सभी डॉक्टर हैं। बेटियों में मेरी एक बेटी लॉयर है और एक मैनेजर है। तो सभी का सहयोग इतना अच्छा है, बहू भी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि हम आपस में जब एक अच्छा परिवार, अच्छे लोग सब साथ में जुटते हैं, तो हर दूसरे एक-दूसरे के सहयोगी बनते हैं। कोई भी काम करने के लिए हम सबको आपसी सहयोग की जिस आपसी सहयोग की ज़रूरत होती है, वो एक अच्छे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आपने जो ये प्रश्न मुझे लगता है हर किरदार से आप जो ये प्रश्न पूछती हैं, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। इससे पारिवारिक जो एक परिवार की महत्ता है, वो सामने आती है और मुझे लगता है हर व्यक्ति को इस चीज़ की बहुत कद्र करनी चाहिए और उसकी अमूल्यता पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने प्रगति जी। जिस तरह से आप अपने परिवार के बारे में हमें बता रही हैं, हम हर किरदार से ये बात ज़रूर जानना चाहते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो परिवार का जब तक सहयोग नहीं मिलता, बहुत कम ऐसे कहते हैं ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है, जहाँ पर अपने दम पर आप आगे बढ़ते हो। लेकिन ज़्यादातर जो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली हैं, या फिर और भी जो लोग हैं, वो हमेशा परिवार के सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं। आज अगर मैं इस कार्यक्रम को चला रही हूँ निर्बाध इतने सालों से, तो मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट है मेरे पास, तभी मैं कर पाती बिल्कुल, हूँ। तो वही जी, चीज़ होती है, और परिवार है तो हम सब हैं, क्योंकि परिवार तो हमारी धुरी है, हम तो घूमते ही रहते हैं, हमारा पूरा अस्तित्व हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है। और जैसे कि आपने अपने ससुर जी के बारे में कहा कि 96 वर्ष के हैं और 8 घंटे पढ़ते हैं, तो आप समझिए उनकी जिजीविषा को। तो ये पूरा परिवार ही आपका जो है वो वैसे तो मेडिकल लाइन से हैं आपके घर में। आप भी मेडिकल काउंसलर रही हैं, और काउंसलिंग करती हैं बच्चों के लिए भी और पेशेंट के लिए भी, लेकिन पढ़ने का जो एक माहौल है आपके यहाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। जी, तो जी, चलिए, जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत आपका पुनः अभिनंदन करते हैं, और सभी दर्शकों से गुज़ारिश करते हैं, हमारे साथ ज़रूर बने रहें, जुड़े रहें, इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें। प्रगति जी, आप कहानी के लिए जानी जाती हैं। कहानी, कथाकार, काउंसलर और बेहतरीन लेखिका, प्रतिष्ठित कहानीकार और पता नहीं क्या-क्या। तो जैसे कि आपके परिचय में मैंने शुरू में पढ़ा, डॉक्टर अनीता वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। तो जो शुरू में 15 साल, 16 साल की जो बाला थी,
वहाँ से आपकी जो यात्रा लेखनी की शुरू हुई। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएँ कि लेखन की जो प्रेरणा है लिखने की, क्योंकि लिखता सभी है, कुछ न कुछ सब लिखते हैं, लेकिन लिखने को अपना अस्तित्व बनाना, प्रगति गुप्ता एक वो शख्सियत है जो कथा के लिए जानी जाती हैं या कहानी के लिए जानी जाती हैं। तो एक एक शख्स को शख्सियत बना देना, अगर आपकी लेखनी में वो ताकत है, तो वो ताकत आई कहाँ से, वो हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? विभा जी, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है क्योंकि जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं, वो परिवार कैसा है, वहाँ के मूल्य और संस्कार कैसे हैं, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव डालते हैं। मेरा ये एक सुखद सौभाग्य रहा कि मेरा जिस परिवार में जन्म हुआ, वो एक बहुत प्रबुद्ध परिवार था। मेरे पिताजी भी अ, आगरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एंड हेड रहे और डायरेक्टर भी रहे, बहुत सारी चीज़ें। वो एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी थे। मेरी माँ भी सोशल वर्कर थीं। उस समय उन्होंने हिंदी लिटरेचर में एमए किया था और घर पर जो माहौल था, वो पढ़ने-लिखने का माहौल था। तो हम भी कुछ भी लिखते थे तो हमारे माता-पिता रात को 9 बजे के बाद हमसे पूछा जाता था कि आज क्या नया किया है? और उस नए के अंदर हमारे से उन सब बातों की डिस्कशन होते थे। हमारा आलोचना भी होती थी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ लिखते थे, उस पे वाहवाही ही मिलती हो। उसमें कमियाँ भी निकाली जाती थी, सुधार की गुंजाइश भी बताई जाती थी। और जिस तरह का घर में माहौल था, पत्रिकाएँ हर तरह की आती थीं, छोटी-सी वहाँ पर भी लाइब्रेरी थी। तो पढ़ने-लिखने का जो माहौल मुझे बचपन से मिला, वो मेरा सहयोगी बना। और मेरी माँ डायरी लिखा करती थी, तो डायरी विधा में लिखना तो मैंने बहुत पहले शुरू कर दिया था। कुछ मेरे पिताजी भी उन्होंने एकेडमिक्स से जुड़ी हुई किताबें लिखी थी, तो लेखन का तो एक बीज था ही कहीं न कहीं। साथ में जिस परिवार में मेरा विवाह हुआ, वो एक डॉक्टर साहब मेडिकल क्षेत्र से जुड़े थे। तो जिस क्षेत्र में मैंने मतलब उनके साथ काम करना शुरू किया, वहाँ पहले अकाउंट्स और मैनेजमेंट ही देखती थी, पर बाद में मरीज़ों से संपर्क हुआ, उनकी काउंसलिंग से जुड़ती गई, उनसे बातचीत हुई, उनकी समझाइश हुई, उससे मुझे नए-नए विषय मिले और बहुत कुछ मिला। शायद मेरे लेखन को उससे बहुत विस्तार मिला। तो मुझे लगता है कि सब चीज़ें ईश्वर ने पहले से तय कर रखी थी और वो सब मेरी सहयोगी बनती गई और उसके लिए मैं अपने निमित्त के आगे नतमस्तक होती हूँ, बहुत बार। ये भी एक अच्छी बात है, परिवार का जो रहन-सहन और जो माहौल होता है, बच्चा उसमें ढल जाता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, कहते हैं ना कि होनहार बिरवान की होत चिकने पात। कुछ बच्चे बिरला होते हैं जो अलग माहौल में भी अपने लिए अलग दिशा बना लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कई बार हमने ऐसे केसेस देखे या ऐसी बातें हमने सुनी हैं, जहाँ पर कोई नहीं होता परिवार में उस क्षेत्र में, लेकिन वो बच्चा बहुत आगे निकल जाता है। खैर, वंदना वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुधा राजबोधवी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सभी का अभिवादन करती हूँ। और प्रगति जी, बहुत आसान नहीं होता जहाँ पर आप पहुँची हैं, अपने आप को प्रतिष्ठित करना। और इस दौर में जहाँ पर हर कोई आपके पैर को खींचने के लिए तैयार बैठा है। मुझे एक बात याद है, आप ही ने कही थी कि आप हमेशा अकेले होते हो। चाहे आप कितने भी बड़े मकाम पर पहुँच जाओ, वहाँ भी आप अकेले होते हो, क्योंकि कहीं न कहीं प्रतिद्वंदी आपके आस-पास होते हैं। आपको प्यार करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, प्रतिद्वंदी ज़्यादा होते हैं। और लेकिन एक बात ये भी है कि आलोचना जहाँ होती है, वहीं आविष्कार भी होता है, चीज़ें उस तरह से बनती हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है अपने आप को टिकाए रखना। उतार-चढ़ाव तो आए होंगे आपके भी जीवन में। कैसे मैनेज किया आपने इतने साल? देखिए, जब हम हर व्यक्ति के जीवन में स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बदलती हैं। कभी अच्छा फ़ेज़ आता है जीवन में, कभी बुरा भी फ़ेज़ आता है। पर लड़ने की जिजीविषा,
जब हम किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए ठान लेते हैं, तो जो क्षण होता है, जिस क्षण में वो स्थिति का हम अनुभव कर रहे होते हैं, जैसे ही हमारे एक जो हमारा हौसला होता है, हमारी उस परिस्थिति से लड़ने की एक इच्छा होती है, वही हमको उससे बाहर निकाल लेती है। तो मुझे लगता है कि जीवन में बहुत सारे ऐसे फेजेज़ आए होंगे, बहुत छोटे-बड़े या कुछ भी, पर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं इससे हार जाऊँगी। मैंने हमेशा जीतने के लिए लड़ाई करी और कोशिश यही की कि मैं बेहतर कैसे कर पाऊँगी इसको। अपनी कोशिश को मैं कैसे और अच्छे से कर पाऊँगी ताकि मुझे अ, मतलब कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं हो कि मैंने कोशिश पूरी नहीं की। शायद यही मेरी एक जो एक विचार था, मेरा एक अंदर एक भावना थी कि मुझे हर परिस्थिति से बहुत हँस के निकलना है और आराम से कोशिश करनी है। तो शायद यही मेरे लिए सहायक भी बनी। तो मुझे अगर मैं अब पलट कर देखती हूँ, तो मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ अपने जीवन से। मैंने अगर उस क्षेत्र में भी, अपने कार्य क्षेत्र में भी जो काम किया या वहाँ पर भी जिस तरह से मैंने काम किया, मैं उससे भी बहुत सैटिस्फाइड हूँ। और आज मैं इस क्षेत्र में भी जिस तरह से लगी हुई हूँ, मैं यहाँ पर भी बहुत मतलब संतुष्ट हूँ। मुझे लगता है कि अच्छा संतुष्टि का मतलब ये नहीं कि मैं आज संतुष्ट हो गई तो मैं लिखना बंद कर दूँ, वो संतुष्टि नहीं। पर मैं जो कर रही हूँ, जिस तरह से जिस रफ्तार से मैं चल रही हूँ, मैं उससे संतुष्ट हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अगर कुछ बेहतरी के लिए और मेहनत करनी है, तो मैं उसको करूँगी, पर बहुत सकारात्मकता के साथ, ताकि मुझे कहीं पे भी नकारात्मकता मेरे को हराने की कोशिश ना करे। बस ऐसे ही कुछ मेरे विचार रहते हैं। बहुत सुंदर विचार हैं आपके और सकारात्मक सोच ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को सकारात्मक रहना चाहिए क्योंकि शायद जीवन की पूंजी है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पाते हो अपने जीवन में वो कर पाते हो जो आप चाहते हो। तो प्रगति जी बहुत अभिवादन और अभी अभी मुझे एक खबर मिली है कि राजस्थान साहित्य अकादमी की प्रतिष्ठित पत्रिका मधुमती में एक साथ आपकी 11 कविताओं का प्रकाशन हुआ है। तो ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि कैसे तो मैं नहीं पूछूँगी क्योंकि ये कोई वो नहीं है मतलब लेकिन हाँ, ये बड़ी उपलब्धि है कि एक पत्रिका में किसी भी लेखक या किसी भी कवि के लिए 11 कविताएँ एक साथ प्रकाशित होना मुझे लगता है शायद मैंने अपने जीवन में शायद पहली बार ऐसा सुना है। तो इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। उससे पहले मीनाक्षी शर्मा जी का हम अभिवादन करते हैं और डॉक्टर अनीता वर्मा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। आप सभी का अभिवादन है। तो इसके बारे में भी हमें बताइए। देखिए, जो एक प्रक्रिया होती है किसी भी पत्रिका में अपनी रचनाओं को भेजने की कि मेल के माध्यम से हम कुछ रचनाएँ भेजते हैं और स्वीकृति-अस्वीकृति की हमको सूचना मिलती है। ऐसे ही मैंने पिछले साल अपनी कुछ कविताएँ 10-11 कविताएँ शायद 11-12 कविताएँ अब मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, भेज दी थी और मुझे लगता है कि संपादक मंडल का ये निर्णय रहा कि सारा ही प्रकाशित करने लायक है। तो इस चीज़ की स्वीकृति मिलना मेरे लिए भी बहुत स्वीकृत मतलब एक सुखद एहसास है कि भई अकादमी ने अगर 11 कविताओं को अच्छा महसूस किया कि भई इनको प्रकाशित किया जाना चाहिए, तो ये एक मेरे भी हौसला बढ़ाने वाली बात है मेरे लिए। तो चलिए फिर अच्छी बात है, आपको इसके लिए बधाई और आप बधाई की पात्र भी हैं। कुछ कविताएँ हो जाएँ उसके बाद हम आपकी कहानी संग्रह जो आने वाली है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को कुछ कविताएँ आप सुनाएँ। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए, अभिवादन करती हूँ और नीना सिंह सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। जी। चलिए, आप कविता मैं सबसे पहले प्रेम कविता से ही शुरुआत करूँगी और एक आपने मेरे से आग्रह किया था कि आपने जो कविताएँ कहीं सुनाई ना हो, आप वो कविताएँ सुनाइएगा। तो मैंने इस बात का ध्यान रखा है, जो कहीं प्रकाशित नहीं है और कहीं मैंने पढ़ी भी नहीं है अभी तक, तो कुछ ऐसी ही कविताएँ मैं लेकर आई हूँ। आपने देखा होगा प्रगति जी, क्षमा चाहती हूँ, एक बात कहनी है। किसी भी मंच पर आप देखिए, मंचीय जो कवि होते हैं, वो हर शहर में जाते हैं और एक ही कविता सुनाते रहते हैं। हाँ, कुछ हाँ। अलग नहीं होता।
वो बार बार उनको इतना पढ़ते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो श्रोता के रूप में बैठा है वो रट ले उसे, खुद भी रटे हुए होते हैं, दूसरे भी रट लें। तो हमें थोड़ा सा नयापन चाहिए था, इसीलिए मुझे लगा कि चलिए आज कुछ नई कविताएं सुनते हैं जी। जरूर जरूर से। मेरी पहली प्रेम कविता का शीर्षक है द्विभूतेषु। चारों पहर रहते हो मुझ में तुम ऐसे, चारों पहर रहते हो मुझ में तुम ऐसे, बंधी हो रूह शरीर संग जैसे, बंधी हो रूह शरीर संग जैसे, जैसे हो हम तुम एक ही, जैसे हो हम तुम एक ही, एक अंश ब्रह्म के, मिले हो शरीर अलग अलग, मिले हो शरीर अलग अलग, पर चलती श्वासें एक की दूसरे से, पर चलती श्वासें एक की दूसरे से, महसूस होते हो हर पल हर क्षण ऐसे, महसूस होते हो हर पल हर क्षण ऐसे, मुझ में हो तुम मैं तुझ में हूं जैसे, बैठ जाते हो जब मेरे संग, बैठ जाते हो जब भी मेरे संग, बतियाने एकांत में, बैठ जाते हो मेरे संग बतिया, जब भी एकांत में, बतियाने एकांत में, शब्द तुम्हारे हों या हों मेरे, उनके अर्थ महसूस होते बहुत आत्मीय से, उनके अर्थ महसूस होते बहुत आत्मीय से। सर्वभूतेषु जानने की कोशिश में थे जब, सर्वभूतेषु जानने की कोशिश में थे, जाना द्विभूतेषु होता है क्या, सर्वभूतेषु जानने की कोशिश में थे जब, जाना द्विभूतेषु होता है क्या, यात्राएं गंतव्य एक ही लगने लगे जब, यात्राएं गंतव्य एक ही लगने लगे जब, समझ आया आनंद होता है क्या, समझ आया आनंद होता है क्या, मिलन होगा हमारा हो यहाँ या वहां, मिलन होगा हमारा हो यहाँ या वहां, देखो एक यही भाव, देखो एक यही भाव, अथा आनंद से भरता नहीं है क्या, देखो एक यही भाव, अथा आनंद से भरता नहीं है क्या। बहुत सुंदर प्रगति जी। देखिए जो हमारे दर्शक हैं वो भी बड़े भावुक हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं सुन के। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने तो आपकी बात को कोट ही कर दिया है। आपके बोलने का अंदाज शानदार है। देखिए उनका संदेश आया है। ममता ग्रोवर जी ने लिखा थैंक है यू। खूब। ममता जी स्वागत है आपका। मीनाक्षी शर्मा जी ने भी एक संदेश भेजा है, गहरे अंतस्थल से उपजे विचार। और अनीता वर्मा जी भी बहुत सुंदर लिख रही हैं। सुषमा दीदी ने वाह लिखकर भेजा है। और अशफाक साहब ने वाह वाह अच्छी पेशकश लिखकर भेजा है। तो देखिए इस तरह की जब प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचती हैं तब हमें लगता है कि चलो हमने जो किया वो सार्थक है। तो आपकी कविताओं को हम और सुनेंगे, लेकिन एक जो बात है हम जानना चाहेंगे, आपकी जो नई कहानी संग्रह आने वाली है एक जिद यह भी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ी। चाहेंगे कि दर्शकों को आप उसके बारे में भी बताएं। उसके बाद हम आने वाली जो पीढ़ी है जो कहानियां लिखना चाहती है उनके लिए, क्योंकि देखिए अब आप वरिष्ठ हो चुकी हैं, उम्र से नहीं लेखनी से। और जो एक बड़े लोगों की जो मतलब बड़कपन मैं कह सकती हूँ, बड़े का बड़कपन ये है कि वो अपने बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है जो छोटे हैं उनसे जो लिखना चाहते हैं उनको वो ज़रूर प्रेरणा दें, उनको वो चीज़ें सिखाएं ताकि वो प्रगति जी के जाने के बाद प्रगति जी का कोई नाम भी तो ले कि ये हमारी गुरु बहुत थी, अच्छे। ये सीखा। तो सिखाने की दृष्टि से आप हमारे ऑनलाइन दर्शकों को, ये कार्यक्रम बहुत दूर तक जाने वाला है, तो बहुत सारे युवा बच्चे सब जो भी कहानी लिखना चाहते हैं या कहानी पसंद करते हैं उनके लिए आप ज़रूर बताएं कि कहानी को कैसे शुरू करते हैं, क्या है। और आपकी नई कहानी संग्रह के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं, इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। नेहा शर्मा हम मेरी
अ, मैं क्या कहूँ इसके बारे में? एक तो पटल की मज़बूत कड़ी है, बहुत अच्छी कवित्री हैं, संवेदनशील कवित्री हैं और स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप उस कहानी संग्रह के बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ जो कहानी अभी आने वाली है। जी। विभा जी, मेरी काफ़ी कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं, करीबन जी। 70 से अधिक कहानियाँ प्रकाशित हो जी। चुकी हैं। पर मैं बहुत जल्दी-जल्दी संग्रह लाने के पक्ष में नहीं रही, इसलिए ऐसे ही सोचूँ तो 5 संग्रह आ सकते हैं। पर स्टेपल पर्चियाँ और कुछ यूँ हुआ उस रात के बाद, अब मैं सोच रही हूँ इस साल एक नवीन संग्रह जिसका मैंने शीर्षक दिया है एक वैसे ज़िद यह उस भी। रात हुआ क्या था वो भी हम जानना चाहेंगे, लेकिन इसके बाद। हाँ, हाँ, बिल्कुल, उस पे भी बात करते हैं। अ, एक ज़िद यह भी ये नया संग्रह है जो कि अब कुछ समय में मतलब पाठकों के हाथ में होगा, और इसमें भी 12 कहानियाँ हैं, और इसकी कई कहानियाँ पुरस्कृत कहानियाँ हैं, साथ ही अ, सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में, वागर्थ और इन सब में छपी हुई कथादेश, वागर्थ, अ, नई धारा, इन सब में छपी हुई कहानियाँ हैं। और इन कहानियों की, जैसे कि आपने मुझे अभी एक और बात, एक ज़िम्मेदारी-सी सौंपी है कि मैं जो बच्चे नया लिखना चाहते हैं, कहानी के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, युवा, या मैं अनुज कहूँगी अपने अब मुझसे जो बिल्कुल, अनुज आपके हैं। लिए एक प्रश्न भी आ गया है, हाँ, हाँ। इसका उत्तर भी देते चलिएगा। हाँ, डॉक्टर हाँ, पुष्पा बिल्कुल। तनेजा जी पूछ रही हैं कि कहानियाँ और कविताएँ इंटरनेट पर उपलब्ध हो सकती हैं क्या? अब आप बताइए। हाँ, मेरी कई कहानियाँ साहित्य कुंज वेबसाइट पर भी हैं, और इसके अलावा कविताएँ भी जगह-जगह फ़ेसबुक से अगर आप जुड़ जाते हैं, तो उस पर जो प्रकाशित हो रहा है, मैं डालती रहती हूँ। और आप मेरे से संपर्क करेंगी तो मैं थोड़ा फिर डिटेल में बता दूँगी जी, कि जी, मैं कहाँ-कहाँ ज़रूर है। आपका नंबर मैं इनको हाँ, ज़रूर हाँ। दूँगी, वो आपके जी, संपर्क में बिल्कुल, रहेंगी। या बिल्कुल। बताइए। हाँ, अब मैं उसी बात पर आती हूँ कि आपने एक छोटी-सी मेरे को ज़िम्मेदारी भी सौंपी है कि मैं कहानियों के माध्यम से जो युवा या मेरे अनुज लिखना चाहते हैं, तो उनको भी कुछ बताऊँ। सबसे ज़रूरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि कहानी लेखन के संदर्भ में अ, मैं अपने आप को खुद आज भी अब विद्यार्थी ही मानती हूँ। और क्योंकि जब तक सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती, हम बहुत कुछ नया नहीं कर पाते हैं। और बहुत कुछ नया करने के लिए या किसी नई विधा में उतरने के लिए, हमको उसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उससे जुड़ी हुई कहानियाँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम कहानी विधा की बात कर रहे हैं, तो हमें उन लेखकों को पढ़ना चाहिए जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है। मैंने भी बहुत पढ़ा है, क्योंकि मेरी अपनी एक छोटी-सी लाइब्रेरी है जिसमें कि 500-600 से अधिक किताबें हैं, और अभी हाल ही में मैंने काफ़ी डोनेट भी की हैं, पाठकों को पढ़ने के लिए भी दी हैं। तो बगैर पढ़े हमें समझ नहीं आता कि कहानियों को किस तरह से प्रेज़ेंट करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट किस तरह होना चाहिए। क्योंकि कोई भी घटना, हर एक के लिए वही एक सिर्फ़ घटना होती है, पर एक लेखक जिस दृष्टि से उस घटना को देखता है, वो आगे किसी एक रचना में बदलती है। तो जहाँ तक कहानी का सवाल है, अगर हम जैसे मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से रही, मेरे पास विषय खुद चल कर आए, पर ऐसा हर एक के साथ नहीं होता है। हम सब एक अपनी सूक्ष्म दृष्टि से अपने आस-पास के समाज पर एक दृष्टि रखते हैं, और वहाँ पर हमको जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है, हम उसको लेकर कहानी लिखने का सोचते हैं। तो जैसे अगर हमने कोई विषय लिया है या कोई भी अ, चुनते हैं, तो उसके आगे हम दृश्य बुनते हैं, उसके पात्रों के बारे में सोचते हैं, उन पात्रों का चरित्र चित्रण उसी हिसाब से करते हैं, जो कि कहानी के अंदर हमको उस चीज़ को लाना है, और किस विशेष समय से जुड़ी हुई कहानी है, उस पर भी बात होनी चाहिए। तो ओवरऑल एक कहानी लिखना इतना आसान नहीं होता। मैं डिस्करेज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, हतोत्साहित बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये सब बातें सोचने के लिए हमको अपना वैचारिक स्तर और हमारे अनुभवों का इस एक जो खजाना है, उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। और इसको बढ़ाने का माध्यम क्या है?
पढ़ना और अपनी दृष्टि को हमेशा खुला रखना। तो अब जब जब बात आती है, जब मैंने बहुत सारी चीज़ें, ये इतनी सारी बातें आपको जैसे कहीं, तो उसमें मुख्य रूप एक्चुअली कहानी लेखन की अगर हम बात करते हैं, तो बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर एक कहानी के अंदर विचार किया जाना चाहिए। पर मैं यहाँ पर कुछ मुख्य 4-5 बिंदु लेकर और उदाहरण के तौर पर अपनी कहानियों के अगर उदाहरण लेके समझाऊँ, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं? तो लोगों की सबकी समझ में थोड़ा और अच्छे से आएगा कि उससे ये होगा कि किस तरह से, जैसे मैं बोल रही हूँ कि जी, बिल्कुल, अम, बिल्कुल। जैसे मैंने एक चीज़ बोला कि कहानी लेखन, जैसे कोई भी घटना है, हम उसके इर्द-गिर्द बहुत सारी चीज़ें, हमारे दिमाग में एक फ्रेमवर्क तो बन गया है और हम उसको लिखना शुरू करना चाहते हैं। तो हमको जो मुख्य विशेष चीज़ें ध्यान रखनी है, वो जो उसके तत्व हैं, 6 तत्व हैं, माने जाते हैं 6 तत्व, पर इन सब में भी थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन आज के समय से आ रहा है। तो उसमें भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मैं आपको अपनी कहानियों के उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ, जैसे कि मेरा एक जैसे पहला पॉइंट है कि अ, कहानी में सीन क्रिएट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, जो हमारे से वरिष्ठ हैं, मैंने जिनकी कहानियाँ पढ़ी, उनसे ही मैंने सीखा है, जिसमें कि बहुत सारे लेखक हैं, सूर्यवाला दी हैं और चित्रा मुद्गल दी हैं, तेजेंद्र शर्मा जी हैं, उनकी बहुत कहानियाँ पढ़ी हैं मैंने और मैंने उन सब से ही बहुत सीखा है। तभी मैं कहती हूँ कि सबको बहुत पढ़ना चाहिए। तो अब मैं वापस अपने पॉइंट पे आती हूँ कि जैसे मैंने एक पॉइंट बोला कि कहानी में सीन क्रिएट होना चाहिए, वो माहौल बनना चाहिए। तो अब मैं अपनी एक कहानी जो कि नए कहानी संग्रह में है, एक ज़िद यह भी में, शय और मात। इस कहानी से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सीन क्रिएट होना, मतलब वो जो माहौल बन रहा है, वो उस कहानी के अंदर उतरना चाहिए। उसका एक पैराग्राफ लेती हूँ। वह 3 सप्ताह से अस्पताल के प्राइवेट कमरे में पड़ा था। डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ के साथ आकर उसे चेक करते, अपने इलाज में कुछ बदलाव करना होता कर देते। सुरेखा को कुछ हिदायत देकर चले जाते। सुरेखा ध्यान से उनकी बातें सुनती। कभी मेडिकल स्टोर से दवाइयां लानी होती तो अपनी तेज चाल से चलकर उधर का रुख कर लेती। सुरेखा के माथे पर श्रीधर को कभी कोई शिकन दिखाई नहीं दी। श्रीधर को एक परेशानी और खाई जा रही थी कि जब सुरेखा जानती है कि उसके लिए बस चला चली का बेला है, उसके बावजूद न उसके चेहरे पर कहीं निराशा दिखाई दे रही है, न उसकी आंखों में कहीं दर्द है। वह बस हर काम किए जा रही है। उसका मुस्कुराकर सेवा करता हुआ चेहरा श्रीधर को खुशी देने की बजाय अब अपराध बोध में घसीटने लगा है। निकट आती मृत्यु ने उसके भीतर आत्मबोध जागृत कर उसे चैतन्य कर दिया था। तो अब आप देखिए कि जो सीन माहौल है, अस्पताल का माहौल है, तो अस्पताल के माहौल में एक व्यक्ति क्या-क्या कर सकता है, ये सब कहानी के अंदर आना चाहिए। कुछ इस तरह से ही जब हम किसी भी बात को का एक्शन होता है, उसका रिएक्शन भी होता है। तो इस लेखक को एक्शन रिएक्शन दोनों का सामने चित्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं इसमें अपनी एक और कहानी है, ये कैसी डगर। इस कहानी से मैं एक पैराग्राफ बताती हूँ कि कैसे एक्शन रिएक्शन आता है। देवेंद्र के नाक में सर हिलाते ही देवी की आंखों ने फिर से बरसना शुरू कर दिया। आज देवी जिस आसन पर बैठी थी, देवेंद्र उसके आंसू पोंछने की हिम्मत नहीं कर सका। जैसे ही उसने पुनः बोलना शुरू किया, देवेंद्र की आंखों ने धैर्य खो दिया। देव, अपमान और तिरस्कार क्या होता है, मुझे विवाह के बाद पता लगा। जब लड़की के पीहर वाले उसे गठबंधन के साथ उसके ख्याल को भी विदा कर देते हैं, तब एक औरत का स्वाभिमान पल पल में कैसे टूटता है, यह विवाह के बाद पता चलता है। तुम जैसे सरल व्यक्ति को मैं कभी दोष नहीं दे पाई और तुमसे परिवार से इतर सोचने की अपेक्षा भी नहीं कर पाई। अब देवेंद्र का रिएक्शन।
देवेंद्र आंखें बंद करके देवी की बात सुन रहा था। जो ही उसने अंतिम पंक्ति के साथ देवी की आवाज में कुछ ज्यादा भरभराहट महसूस की, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह एकदम आंखें खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। देवी को रोते देखना उसे तोड़ने के लिए काफी था। देवी जब बहुत देर तक नहीं बोली, उसने आंखें खोलकर देवी को निहारा। वहां अथाह पीड़ा का समंदर हिलोर ले रहा था। पीड़ाएं जब हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, मौन होठों पर ठहर जाता है। अचानक देवेंद्र के मुंह से निकल पड़ा, देवी, पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हारी क्रियाकलापों को देख रहा हूं। तुम बहुत थक गई होगी। कहो तो मैं कल आऊं, तब बता देना। तो ये एक्शन का रिएक्शन आपके हर चीज में आना चाहिए। कुछ ऐसे ही जब हम संवादों पर बात करते हैं, जब हम संवादों पर काम करते हैं, तो संवाद तो स्त्री और पुरुष के दोनों के ही अलग होने चाहिए, क्योंकि स्त्री एक अलग तरीके से बात बोलेगी, पुरुष की बोलने में अलग तरीका होना चाहिए। पर अब मैं यहाँ पर आती हूँ, अगर यही बात एक किन्नर किसी कहानी में बोलता है, तो उसकी बातों का जो एक प्रस्तुतिकरण होगा, जो कहानी के अंदर उसके संवाद होंगे, वो मैं अपनी एक कहानी से लेकर बताती हूँ। कहानी का जो शीर्षक है, उस कहानी का जो किन्नर से जुड़ी हुई कहानी है, उसका शीर्षक है क्या सही और क्या गलत। इस कहानी में किन्नर कैसे बात करता है, आप वो देखो। बाबू, तुम्हारी उंगलियों की पोरों में बहुत सुकून है। तुम्हारी जैसा दुलार तो मेरी माँ ने भी कभी नहीं किया। उसके भीतर भी कहीं डर था, मैं कहीं उसके घर में ही रुक जाती तो। माँ बाप इतने निष्ठुर हो सकते हैं, कौन मानेगा। उस रोज वह उदय के कंधे पर रोते रोते थक कर सो गई थी। उदय ने उसकी पीठ पर जो ही हौले से थपकी दी, वह अचकचा कर बोली, नपुंसक हम नहीं हैं बाबू, बल्कि हमें छोड़ने वाले नपुंसक होते हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। परिवार वाले हमारे मन से खेलते हैं, और समाज मन और शरीर दोनों से खेलता है। एक जो किन्नर है, जिसको पढ़ाया लिखाया नहीं गया है, अगर हम यहाँ पर शरीर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा संवाद। वहां शरीर आना चाहिए। उसकी भाषा में वो ठेठपन होना चाहिए, जो जिस भाषा से वो कहानी आ रही है, जिस जगह से वो कहानी आ रही है। तो संवादों में कहानी जो भी पात्र हैं, जिन पात्रों का हम चरित्र चित्रण कर रहे हैं, वो सब जी। बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक और चीज इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहती हूँ, कि कहानियों में क्या होता है कि हम कभी कभी कोई एक टर्म डाल देते हैं, कोई शब्द डाल देते हैं, और ये सोचते हैं कि ये टर्म डाल दी तो हमारी एक कहानी का एक पार्ट हो गई। ऐसा नहीं होता। जब हम कोई चीज यूज करते हैं, कि जैसे मैंने अपनी कहानी राजनीति में एक जो बहू है घर की, उस वो पीआरओ है, तो मुझे उसके एक कंपनी में, एक कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर वो पीआरओ है, और वो लड़की किस तरह से, उसका जो व्यवहार है घर में, वो क्या रहेगा, क्योंकि वो पीआरओ है, वो राजनीति खेल रही है, तो उसकी राजनीति जो ऑफिस में चलती है, वो घर में भी दृश्यमान होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखने की बहुत एक होती बात हैं। जानना चाहती हूँ। जो जी। कहानियां किताब में छपती हैं, जैसे कोई भी कहानीकार है, आप हैं और भी हैं, उनकी जो कहानियां होती हैं और जो मैगजीन्स में कहानियां होती हैं, क्या उन दोनों के लिखने में फर्क होता है? और दूसरी बात ये जानना चाहती हूँ कि कहानी का जो एंड होता है, वो किस तरीके से होना चाहिए कि बिल्कुल समापन, सब कुछ हैप्पी एंडिंग, या फिर कुछ चीजें छूट जाती हैं, या कुछ बिखराव होता है, या कुछ बिछड़ाव होता है? क्या इस तरह से भी कहानियां चलती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। कहानी जब भी कोई किसी भी कहानी की हम रूपरेखा बनाते हैं, तो शुरू में कहानी बहुत सघन होती है। अंत तक पहुंचते पहुंचते वो विरल होने लग जाती है, और उसका अंत ऐसा होना चाहिए जो
किसी भी व्यक्ति को, पाठक को सोचने पर विवश कर दे। और बिखराव का जहां तक सवाल है, जब हम पात्रों को समेट नहीं पाते तब बिखराव होगा। जब हम पात्रों को समेट कर अपने उद्देश्य में, जो एक हम कहानी के अंदर हम एक उद्देश्य लेकर चलते हैं, एक कहानी को ट्रीटमेंट देते हैं, किसी भी कहानी को, जब हम उस उद्देश्य में तभी सफल होंगे जब हम कहानी को बिखरने नहीं देंगे। हम कहानी को किसी एक बिंदु पर लाकर समाप्त करेंगे जहां पर कि वो कहानी सभी के लिए बहुत कुछ सोचने के लिए छोड़ जाए। तब एक कहानी बहुत कुछ कहती है और सोचने पर विवश करती है। तो मुझे लगता है कि ये कहानीकार के अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए, वो कहानी के अंदर बिखराव ना करके कहानी को समेटने की कोशिश करे, क्योंकि अंत तक पहुँचते-पहुँचते समेटनी चाहिए। प्रगति जी, एक कहानी कितने पन्ने की होनी चाहिए अमूमन? इसका कोई एक कोई विशेष मापदंड? कोई नहीं होता। कई कहानियाँ अपना बहुत अच्छे से विस्तार चाहती हैं और कई कहानियाँ बहुत जल्दी सिमट जाती हैं। पर मुझे लगता है कि अ, अधिकतर, क्योंकि आज जो अभी इस समय पत्रिकाएँ हैं या कुछ पत्रिकाएँ लंबी कहानियाँ एक्सेप्ट कर लेती हैं, पर अधिकतर जो पत्रिकाएँ हैं वो मैक्सिमम 10-12 पन्ने या 8, 9, 10 पन्ने, मतलब इस तरह से ही लेती हैं। प्रगति जी, और एक बहुत सुंदर संदेश आपके लिए आया है और बार-बार आया है, इसलिए मैं ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं सुषमा गुप्ता जी का अभिवादन करती हूँ। बहुत अच्छी जानकारी दी कहानी के पात्र के चरित्र चित्रण के बारे में। सुषमा जी बहुत-बहुत अभिवादन करती हूँ। और ममता जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिवादन करती हूँ। और हमारे साथ साबिर परवेज जुड़े हुए हैं। साबिर सिर्फ एक नाम नहीं है, बहुत अच्छे शख्सियत हैं, गज़लकार हैं और हमारे पटल से जुड़े हुए हैं, अभी छुट्टी पर गए हैं। तो साबिर जी जल्दी लौटिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं। और डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने आपसे एक सवाल पूछा है कि क्या आप टीवी सीरियल्स के लिए कहानियाँ लिखेंगे? क्योंकि आजकल की जो कहानियाँ आती हैं वो या तो घर फोड़ू आती हैं या सास बहू साजिश, इस तरह से। तो वो आपसे आग्रह कर रही हैं कि क्या टीवी के लिए आप कहानियाँ लिखेंगी? आपने बहुत प्यारी बात कही है। एक्चुअली मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मैंने जिस क्षेत्र में काम किया है, मैंने पेन हीलिंग का काम किया है। तो आप मेरी कहानियों के अंदर बहुत सकारात्मकता पाएँगे। कहीं कहानी में नेगेटिविटी चलती है शुरू, क्योंकि क्या है कि कहानी कोई भी घटना तब प्रभावित करती है जब उसके अंदर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी लोगों की पीड़ाएँ होती हैं, जिनको हमें एक कहानी का रूप देना है। तो वहाँ कहीं न कहीं हो सकता है कि नकारात्मकता, क्योंकि किसी एक के गलत करने के बाद ही कोई विशेष घटना घटित होती है। तो पर उसको हम किस तरह से समाज के सामने या पाठकों के सामने कहानी को लाएँ कि हमारा संदेश ऐसे पहुँचना चाहिए कि कहीं न कहीं सुधार की गुंजाइश भी हो। हालाँकि एक लेखक सुधारक का काम नहीं करता, डायरेक्टली नहीं करता, मैं इसको ऐसे मानती हूँ कि वो एक आईना दिखा रहा है समाज को। पर इस समय जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर या डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो कहानियाँ आ रही हैं, उसमें जिस तरह का आक्रामकता है, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से हम नई पीढ़ी को बहुत कुछ दे पाएँगे। ये बन गई क्षणिक और प्रगति जी, ओटीटी हुँ, प्लेटफॉर्म पर विलन बन गई हैं औरतें, मारकाट बहुत ज्यादा कर रही हैं। और हाँ, हाँ। जिंदगी में भी बहुत सारे नीले ड्रम मिलते हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं घटती हैं, तब हम जैसी महिलाओं को भी दोष दिया जाता है। हालांकि आप कुछ लोगों की हरकत की वजह से आप ना तो किसी सारे पुरुष समाज को आप दोषी करार कर सकते हैं, ना महिलाओं को। तो इसी सिलसिले में मुझे लगा और बहुत सारे दर्शक नए हैं अभी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो पूर्ण विराम से पहले जो उपन्यास आपकी आई है, बहुत पॉपुलर उपन्यास है आपकी, संक्षिप्त में उसके बारे में भी ज़रूर बताएँ। उससे पहले अगर प्रगति गुप्ता आज कहानीकार नहीं होती, काउंसलर नहीं होती, तो क्या होती? वो बताइए। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न कहूँ, मैं इंसान तो अच्छी होती बस इतना ही काफ़ी है। नहीं, फिर भी क्या अ, बनती आप अगर कहानियाँ नहीं लिखती या मेडिकल काउंसलर नहीं होती तो क्या होती आप? कुछ तो सोचा होगा बचपन में?
हाँ, शुरू में जब घर का माहौल जिस तरह का था, मुझे लगता था कि मुझे आईएएस बनना चाहिए। और मैंने बहुत कुछ इस तरह से सोचा भी था कि मुझे बहुत कुछ करना है, हर तरह की सोशल सर्विस करनी है और एक मतलब इस तरह के राजनयिक पद पर मुझे काम करना है। पर बहुत स्थितियाँ सही। शायद वो नहीं थी। मेरे वो तो लिमिट में जो था, मैं वो आपकी बन कुछ और गई। होता है जहाँ ईश्वर आपको पहुँचाते हैं। हाँ, हाँ, अ, बिल्कुल। बचपन में प्रगति जी कैसी थी? क्योंकि आपकी लेखनी के बारे में तो हमने बहुत चर्चा कर ली, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में अब थोड़ी बातचीत करें। बचपन कैसा रहा आपका? नॉटी थी बहुत ज़्यादा? बहुत डिसिप्लिन थी, अनुशासन में रही हमेशा और इसी वजह से शायद स्कूल, कॉलेज सब जगह मैं कैबिनेट में भी रही और मैंने हमेशा बहुत हायर पदों पर ही काम किया। स्कूल में रही तब तक सेक्रेटरी, हेड गर्ल ये सब रही। कॉलेज में भी अपना एक अलग वो था, रुतबा था। तो मुझे मुझे अच्छा लगता था कि मैं कोई कुछ भी ज़िम्मेदारी लूँ और उसको अच्छे से कर पाऊँ। तो मुझे लगता है कि मैंने जो भी किया अभी तक मैं उससे बहुत खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखिए कुछ आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बातचीत तो करनी पड़ेगी क्योंकि आपका साक्षात्कार चल रहा है और नीना सिंह जी ने लिखा है सुंदर संचालन। तो बहुत अभिवादन आपका। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें, जुड़े रहें और सभी से एक ही गुजारिश करती हूँ, इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे और नई पीढ़ी तक ज़रूर ये बात पहुँचे, कहानियाँ कैसे लिखनी चाहिए, कहानी लिखने के लिए क्या मेहनत होती है, सारी चीज़ें थोड़ी बहुत प्रगति जी ने बताई हैं और अगर उसी को हम फॉलो करें तो शायद एक अच्छे कहानीकार ज़रूर बन जाएँ और कुछ कहानी लिखने के लिए कहानी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे लेखकों को आप ज़रूर पढ़ें, प्रगति जी को पढ़ें और भी बहुत सारे अच्छे लेखक हैं, उनको पढ़ें आप और पढ़ेंगे तो ज़रूर सीखेंगे। अ, प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं आप, ऐसा सुषमा गुप्ता जी ने लिख के भेजा है और वाक़ई हमें भी पुष्पलता जी ने एक और संदेश भेजा, हम अपने कलाकार को फिर से अपने कार्यक्रम में आमंत्रित कर सकते हैं। ये हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम एक किरदार को बार बार रिपीट करें क्योंकि फिर दर्शक हमारे बोर हो जाएंगे, उनको लगेगा कि कुछ नया नहीं है। प्रगति जी ने सब कुछ बता दिया था। तो प्रगति जी कुछ कविताएं हो जाए। जी, बिल्कुल। अ, कविता एक और कविता सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है मतभेद। प्रगति जी जवाब अधूरा रह गया था, कौन-सा? यही कि टीवी सीरियल के लिए कब लिख रहे हो आप? अरे! हाँ, हाँ, एक्चुअली मुझे अपॉर्च्युनिटी ये मिली थी। मैंने मुंबई एक स्क्रिप्ट मैं बताती हूँ कि एक नॉवल पर मैंने काम किया था और अ, बहुत प्रतिष्ठित कथाकार हैं। उन्होंने कथाकार भी रहे हैं और उन्होंने दूरदर्शन के लिए भी काफ़ी काम किया है। तो उन्होंने ही संपर्क किया था और एक नॉवल पर मुझसे काम भी करवाया था। पर जिसका नॉवल था लास्ट में उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, जिसकी वज़ह से वो काम अधर-जूल हो गया। पर काम किया है मैंने और मुझे लगता है कि अगर भविष्य में मुझे टीवी सीरियल्स या कोई चीज़ें लिखने को मिलती हैं, तो नो डाउट मैं अच्छा काम करने की कोशिश कर सकती हूँ और मैं करती ही हूँ। बेसिकली जब मेरी बिल्कुल, आपकी कहानियाँ सब कहानियों लोग से हमें ज़रूर प्रेरणा मिलेगी और इस तरह की साज़िशों से शायद हम बचे रहें। ओटीटी पर भी आपका प्रोग्राम आए, आपकी कहानियाँ आएँ जी। तो बढ़िया आएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत दर्शक अभी हमारे पास हैं और भी दर्शक आपके जुड़ जाएँगे। अब आपकी कुछ कविताएँ हम सुनते हैं, उसके बाद वो पूर्ण विराम के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। जी। जी, जी। चलिए मैं एक और कविता शीर्षक है मतभेद। हो असंख्य विवाद, हो असंख्य विवाद विचारों और बातों में, हो असंख्य विवाद विचारों और बातों में, बस ध्यान इतना सा रखिए, बातों के शुरू और खत्म होने के सिरों को रखकर सलामत, भले ही दूरियां बना दीजिए। बातों के शुरू और खत्म होने के सिरों को रखकर सलामत, भले ही दूरियां बना लीजिए। स्वयं की हाथों की रेखाओं का जाल बहुत अबुझा सा है, स्वयं के हाथों की रेखाओं का जाल बहुत अबुझा सा है,
यहाँ हर नया शख्स मिलता बहुत अजनबी सा है। बहुत अजनबियों से रिश्ता धीरे धीरे पनपता है। बहुत अजनबियों से रिश्ता धीरे धीरे पनपता है। कब किसी विकट अनजाने पल में, कब किसी विकट अनजाने पल में थामने पले पड़े छूटे हुए सिरे। कब किसी विकट अनजाने पल में थामने पड़े टूटे हुए सिरे, छूटे हुए सिरे, उनकी सलामती के संग संग ही जीवन यात्रा पर निकलना है। टूटे बिखरे रिश्तों में, टूटे बिखरे रिश्तों में बातों के सिरे सलामत ही, टूटे बिखरे रिश्तों में बातों के सलामत सिरे ही न कुछ से बहुत कुछ संबल दिया करते हैं। बहुत अकेले कब और कैसे, बहुत अकेले कब और कैसे जीवन सफर तय हुआ करते हैं, जीवन सफर तय हुआ करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और मैं चाहूंगी कि एक कविता जरूर आप और सुनाएं, क्योंकि हमारे दर्शकों का मन भर नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि थोड़ा और सुने, थोड़ा और सुने। और लालची होते हैं ना लोग, जो आपके प्रशंसक होते हैं बहुत लालची होते हैं। जी। क्योंकि अब यूं सोचे तो कहानी पर भी बात बहुत लंबी हो सकती है, पर हाँ ठीक है, समय का ध्यान रखना है। अगली कविता यथार्थ से जुड़ी हुई है। चक्र। जिस धरा पर धरकर पांव, जिस धरा पर धरकर पांव हमने चलना सीखा, खुद के बढ़ते पांवों संग, खुद के बढ़ते पांवों संग बढ़ाते रहे निरंतर बोझ ही उसका। खुद के बढ़ते पांवों संग बढ़ाते रहे निरंतर बोझ ही उसका। प्रतिदिन दोहन करते रहे मन और शरीर से उसका। जिसने सिखलाई स्पर्श की महत्ता, जमीन पर टिके रहने की उपयोगिता। जिसने सिखलाई सिखलाई स्पर्श की महत्ता, जमीन पर टिके रहने की उपयोगिता, उसी के दिए भावों की ही जब तक करते रहे उपेक्षा। कभी न सुन पाए उसके कराहने सिसकने की आवाजें, कभी न सुन पाए उसके कराहने सिसकने की आवाजें, माया नगरी की आवाजों में। बहुत कुछ गुम होना मगर भीड़ से हटकर सोचना न था हर किसी के बस का। भीड़ से हटकर सोचना न था हर किसी के बस का। कहते हैं लौटती हैं सब आवाजें, कहते हैं लौटती हैं सब आवाजें हमारे लेन देन के साथ। एक ना एक दिन लौटना पड़ता है छीन कर हासिल किया हुआ एक दिन। कहते हैं लौटाना पड़ता है छीन कर हासिल किया हुआ एक दिन। बस किसी एक दिन वह निशब्द दाखिल होता है, बस किसी एक दिन वह निशब्द दाखिल होता है हमारे निमित्त से बंध कर। चाहे अनचाहे हम तैयार करते हैं स्वयं को उसी धरा में समेटना, थोड़ी सी राख गिनी चुनी अस्थियों में तब्दील होकर। थोड़ी सी राख गिनी चुनी अस्थियों में तब्दील होकर, जिन्हें बिखेर कर किसी नदी या पहाड़ पर, जिन्हें बिखेर कर किसी नदी या पहाड़ पर ऋण मुक्त होने की कोशिश करता है कोई हमारा प्रियजन। जिन्हें बिखेर कर किसी नदी या पहाड़ पर ऋण मुक्त होने की कोशिश करता है हमारा कोई प्रियजन। स्वयं जिनके लिए बिठाए थे हमने संवेदनाहीन होकर नित नए प्रपंच दिन प्रतिदिन। बहुत कुछ टूटता है, बहुत कुछ टूटता है उसी एक दिन में, बहुत कुछ टूटता है उसी एक दिन में। इस जीवन यात्रा से जुड़े टूटते हैं सैकड़ों भ्रम, इस जीवन यात्रा से जुड़े टूटते हैं सैकड़ों भ्रम। सिर्फ एक उसी दिन, सिर्फ एक उसी दिन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अभी एक संदेश आया था आपके लिए कि ऐसा लग रहा है कि आकाशवाणी में एक कार्यक्रम चल रहा है और हम रेडियो पर सुन रहे हैं। इतनी मधुर आवाज में और इतने ठहराव के साथ आप पढ़ रही थी अपनी कहानी। तो वाकई बहुत
सुंदर रहा है आज का ये सफ़र। और पद्मजा शर्मा जी लिखती हैं, अच्छा पढ़ती हैं प्रगति। और सभी का मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बसंती पनवार जी हमारे साथ अभी-अभी जुड़ी हैं, बहुत-बहुत अभिवादन करती हूँ। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है। एक था मैं से जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। अ, सुषमा जी लिखती हैं, कहानी कुछ यूं हुआ उस रात पर बात करनी है। अरे बाप रे बाप, लगता है बहुत सारे आपके चाहने वाले हैं जो यहाँ बैठे हैं, और हमें लगता है इस कार्यक्रम को बंद नहीं करने देंगे अभी। अभी कह रहे हैं और चलाओ और चलाओ। खैर, पूर्ण विराम से पहले के बारे में हम थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। उन बुजुर्गों के लिए जो आपने लिखा, और उससे पहले एक बात और मैं जानना चाहती हूँ कि अ, कई बार आप काउंसलर हैं, कई बार मन बड़ा दुखी हो जाता है, कई बार ऐसा लगता है कि आपने किसी को बहुत प्यार किया, किसी को बहुत इज्जत दी, और जब ये मन की बात है और कार्यक्रम के माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ, और जब आपका मन कहीं दुखी हो जाए, किसी भी कारण से, किसी भी वजह से, सारे जो दर्शक हैं उनके मन की ही भी बात है, सिर्फ मेरे मन की नहीं है, क्योंकि अमूमन ऐसा सबके साथ होता है। एज अ काउंसलर आप क्या सलाह देना चाहती हैं? मन को कितना कंट्रोल में रखना चाहिए, या मन को, मतलब आप जो आपको तकलीफ दे उससे क्या वाकई एक दूरी बनाकर रखें, या अपने दिमाग को किस तरह से आप कंट्रोल में रखें, मन को कैसे काबू में रखें? मैं चाहूंगी एज अ काउंसलर आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताकर जाए, क्या करना विभा, चाहिए जब आप देखिए दूर। क्या है, जहां तक मन का सवाल है, क्योंकि हमारा जो मन है वो विभिन्न स्थितियों परिस्थितियों में दुखी भी होता है, खुश भी होता है। पर हम क्या हैं? बेसिकली आज हम जब पढ़ने लिखने की बात करते हैं और हम अ, इन सब बातों, जैसे आपने जो प्रश्न पूछा है उसी बात से जुड़ी हुई मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अ, कभी हम गीता पढ़ें। गीता क्या कहती है? गीता कहती है अपने मन को स्थिर करना हम सीखें। तो वह जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो इन्हीं चीज़ों पर, जो भी ये सब माध्यम हैं, ग्रंथ जितने भी हैं, गीता है, ये माध्यम है, ये हमको सिखाती हैं कि किस तरह हम विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह से रिएक्ट करें, किस तरह से हम अपने आप को शांत करें। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं भी, अगर मैं अपनी बात करूँ, कि मैंने बहुत लोगों को सुना है, क्योंकि सुनने का काम करना और फिर उस परिस्थिति में खो जाना, उस परिस्थिति में से उसके लिए सॉल्यूशन, समाधान को खोज कर उसको, उसके मन को शांत करना, वो तो मैंने शांत कर दिया, है ना? पर मेरे मन का क्या? क्योंकि जब मैं किसी की परेशानियों में पूरी तरह से घुस गई, मैं उसके समाधान खोजने के लिए अगर मैं उसकी परेशानियों में नहीं एंटर करूँगी, नहीं उसके अंदर जाऊँगी, तो मैं समाधान भी नहीं खोज पाऊँगी। पर जब मैंने समाधान उसका तो कर दिया, पर वो मेरे अभी मेरे ऊपर छाए हुए हैं। तो मुझे क्या करना होगा? क्योंकि मुझे इस परिस्थिति से निकलना होगा। इस परिस्थिति से निकलने के लिए मेरा जो माध्यम रहा शुरू से ही, शायद जो लेखन था, वो एक ऐसा माध्यम बना मेरा कि मैं उस परिस्थिति से निकलने में मैं समर्थ हो पाई। मैं जो भी कुछ होता था उसको लिख कर एक कोने पर डाल देती थी। तो यही सब चीज़ें मेरे लिए एक माध्यम बनी। अब आती है बात कि कोई भी मनुष्य अगर किसी पीड़ा से ग्रस्त है, तो हर व्यक्ति को पीड़ा को झेलने की क्षमता, उस पीड़ा को अपने अंदर, उस अपने ऊपर हावी ना होने देने के लिए, उसको अपने लिए एक ऐसा धरातल तैयार करना चाहिए, जिसमें कि वो खड़े होकर उन सब परिस्थितियों का सामना कर सके, है ना? ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इसको इसको सीखने में, अपने मन को शांत करने में, अपने आप को विभिन्न परिस्थितियों के लिए तैयार करने के लिए, बहुत जल्दी ऐसा नहीं हम सोचते हैं कि भई आज हमने किसी को ट्रेन किया और वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। नहीं, अभ्यास करना होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके हम अभ्यास करते हैं, तब हम बहुत सारी अच्छी-बुरी परिस्थितियों से निकल पाते हैं। तो मुझे लगता है कि
हर व्यक्ति को क्योंकि पीड़ाएं, जब हम मनुष्य हैं हमारे सामने पीड़ाएं भी आएंगी, अच्छी खुशियां भी आएंगी। तो हमको इन सब के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए, और हम इसमें सक्षम होते हैं, ऐसा नहीं है। कोशिश हमको आगे बढ़ाती है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, अभ्यास ज़रूरी है। और पुष्पलता जी लिखती हैं, मज़ा आ गया आपसे बातचीत करके, और अच्छे संचालन के लिए मुझे बधाई मिल रही है। आप सबका प्यार हमेशा मेरे लिए बना रहे, यही संबल है जिसकी वजह से हम इस कार्यक्रम को लगातार पिछले 3 वर्षों से चलाते आ रहे हैं। और आप सबका स्नेह, आप सबका सहयोग हमेशा हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और आप इसी प्रकार बनाए रखें। प्रगति जी, ख़ास बात आई है, और सुषमा जी बहुत बड़ी, सिर्फ़ कवित्री लेखिका नहीं है, वो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। अब उनकी बात को मैं नहीं टाल सकती। उन्होंने कहा है कि हमने उस कहानी पर चर्चा नहीं की, उस पुस्तक पर, तो थोड़ी बातचीत हम अगले 5 मिनट 2 कहानियों के बारे में। अब आप देखिए आप कैसे समय मैनेज करेंगी। एक तो पूर्ण विराम से पहले, और दूसरा कहानी कुछ यूँ हुआ उस रात। उस रात क्या हुआ था आप बताइए? सबसे पहले मैं लेती हूँ कहानी कुछ ये हुआ उस रात। ये कहानी एक्चुअली कहानी तो बाद में लिखी गई है। ये घटना मेरे साथ ही घटित हुई थी। मेरे पास ही कोरोना के समय में रात के 12:30 के बाद फ़ोन आया था। अगर मैं इस पे बहुत विस्तार से बात करूँगी तो बहुत समय लग जाएगा। पर हाँ, ये कहानी ये जब घटना मेरे साथ हुई, तो मैं 4-5 दिन तक इस कहानी से इतनी विचलित, इस कहानी नहीं, इस घटना से इतनी विचलित हो गई थी कि मुझे ये कहानी लिखनी पड़ी। और इसमें एक बच्ची का फ़ोन मेरे पास आया था जिसका संबोधन था, शुरुआत ही उसका संबोधन मम्मा से थी। और जब हम एक स्त्री एक माँ के रूप में जब मैंने इस फ़ोन को रिसीव किया, तो मुझे कहीं न कहीं वो बच्ची का फ़ोन और मेरे अपने बच्चे उसमें कहीं गड़बड़ हो गए थे। मुझे बार-बार कहीं न कहीं ये लग रहा था कि कहीं मेरी बेटी फ़ोन कर रही है या कोई और है। तो आप समझ सकते हैं उस समय एक माँ के रूप में मेरी स्थिति, मैं लेखिका तो इस कहानी की बाद में बनी, पर एक माँ के रूप में जो मैंने झेला होगा उस समय, क्योंकि उस बच्ची से मेरी आधा पौना घंटे बात हुई। और उस बच्ची ने जब फ़ोन रखा या उस बच्ची से बाद में मैं जब संपर्क नहीं कर पाई, तो मेरा मन कैसा रहा होगा, इस बात का अनुमान लगाना और इस कहानी पर विस्तृत चर्चा करना, किसी और समय पर हम रख सकते हैं। अब आपकी दूसरी बात, आपने क्योंकि मुझे 5 मिनट का समय दिया है। अ, अ, पूर्ण विराम से पहले ये एक मेरा ऐसा उपन्यास है जिसका कि तीसरी बार प्रकाशन हो रहा है किस्तों में। और इस समय इरा वेब पत्रिका इसका किश्तों में प्रकाशन कर रही है और ये बहुत चर्चित उपन्यास रहा। इस उपन्यास में 60 साल की उम्र के बाद के लोगों के परेशानियों का, उनके मन के भावों का, उनकी पीड़ाओं का चित्रण किया गया है और वो जब अकेले रह जाते हैं, जब उनकी अ, जीवन साथी का जाना हो जाता है और जब वो जीवन अकेले काटते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ ये उपन्यास है। और लोग जिस तरह सोचते हैं कि अ अ, बड़े-बुज़ुर्ग लोगों का क्या है, उनको एक जगह पड़ा रहना चाहिए, उनके लिए वो अपने लिखते-पढ़ते रहें, ऐसा नहीं होता। उनको बात करने के लिए कोई चाहिए, उनको अपनी पीड़ाएँ साझा करने के लिए कोई चाहिए। तो ये उपन्यास जो है, ये बहुत सारी चीज़ें एक कहानी के माध्यम से उठाता है। और इसके अंदर एक विशेष बात जो मैं बताना चाहूँगी कि इस उपन्यास को जो लिखने का कारण बना, वो सब भी इसके अंदर बहुत सारे वो वयोवृद्ध लोग थे, जो कि मेरे पास मेरे सेंटर में आया करते थे और उनकी बातें और उनकी पीड़ाएँ जो मैंने सुनी हैं, तो मुझे लगता था कि मुझे इन सबको कहीं न कहीं लिखना ज़रूर पड़ेगा। तो ये जब मैंने उन सबको इकट्ठा करके, उन सब के बारे में बहुत विचार करके जब लिखा, तो ये पूर्ण विराम से पहले उपन्यास आया। और ये एक प्रेम से जुड़ा हुआ ऐसा उपन्यास है, मुझे लगता है कि हर स एक एक समय के बाद, एक उम्र जब ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो जाती हैं, तो इंसान को अपने लिए भी जीने के लिए
वो चाहता है कि वो अपना थोड़ा-सा अपने लिए भी जिए, कोई उसको भी सुने, उसकी बातें सुने, उसकी ज़रूरतों को समझे। तो मुझे ये उपन्यास मुझे भी बहुत छूता है और लोगों को भी इसने बहुत स्पर्श किया है। और विभा जी, मेरी कहानियाँ भी शायद सब इसी तरह की होती हैं, जो आपको शायद कहीं आप लोग सब पढ़ते रहे हैं और आपको भी कहीं न कहीं लगा होगा कि ये कहानी, काश हम इस कहानी के और ज़्यादा करीब पहुँच पाते। प्रगति जी ने कैसे लिखी होगी? मतलब ऐसी कुछ बिल्कुल, बातें कहीं आती न कहीं होंगी। हम रिलेट करते हैं आपकी कहानियों हाँ, से ना, हाँ। हम कहीं न कहीं अपने आप को वहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं या हमें लगता है कि शायद कहीं ये हमारी कहानी तो नहीं है, शायद हमारे जी। आस-पास ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ये सारी हाँ, हाँ। चीज़ें होती हैं और एक बेहतरीन कहानीकार के लिए ये बड़ी बात है कि आपने समाज के मर्म को पकड़ के रखा हुआ है। तभी आप किसी के दिल तक पहुँचती हैं और इतने जो दर्शक श्रोता इस वक़्त जुड़े हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपके प्रशंसक हैं, आपको प्यार करते हैं और आपकी कहानियों को प्यार करते हैं, इसीलिए उनका प्यार दुलार हम तक पहुँच रहा है। आशा विशाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। बधाई, प्रगति आपको लिख के भेजा है उन्होंने और मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आपने इतना समय हमें दिया तमाम श्रोताओं का और प्रगति जी बहुत-बहुत मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। चलते-चलते क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं अपने जितने भी प्रिय आत्मीय मित्र हैं और जो यहाँ पर भी मेरे साथ अभी इतने सब बहुत प्यारे लोग जुड़े, जिनके बहुत अच्छे से कमेंट भी मुझे सुनने को मिले और मुझे लगता है इन सब से एक लेखक का बहुत हौसला बढ़ता है और उसको एक जो आत्मीयता इन सब बातों में महसूस होती है, ये एक जीवन के लिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे बड़ी धरोहर होती है। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ इन सब चीज़ों के लिए और मैं सभी से ये कहूँगी, जो लिखना चाहते हैं, जो कहानियों में उतरना चाहते हैं, वो बहुत जल्दीबाज़ी ना करें। कहानियाँ लिखने के लिए बहुत कुछ पढ़ें और बहुत कुछ विचार करें क्योंकि मैं भी आज भी मैं सीख रही हूँ और हर व्यक्ति सीख रहा है। हम हर एक कुछ भी नया करते हैं तो हम सीखते हैं। तो ये सीखने की इच्छा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हम बहुत बेहतर कर पाएँगे, आज नहीं तो कल। ये हमें अपने आप में विश्वास बनाकर रखना चाहिए और कोशिश करने वालों को कभी भी मुझे नहीं लगता कि निराशा मिलती है। तो हर एक को कोशिश करनी चाहिए अच्छे से। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत कोशिश करनी चाहिए, हमने भी बहुत कोशिश की है तब ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। बहुत कोशिश की है तब प्रगति जी हाथ में आई हैं और प्रगति जी का समय हमें मिला, व्यस्तता बहुत है इनकी। मनीषा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिवादन करती हूँ और आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सब ने अपना कीमती वक़्त दिया। आजकल के समय में जो वक्त जो है वो बहुत बड़ी दौलत है, जो दौलत आप हम हमारे ऊपर लुटाते रहते हैं हर बुधवार और हर रविवार, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इसी प्रकार अच्छे-अच्छे किरदारों से मिलवाएँगे परिचर्चा के माध्यम से जो हम एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं पिछले 3.5 वर्षों से लगातार। वो भी आप सबकी दुआओं का नतीजा है जो हम कर पा रहे हैं अलग-अलग विषयों पर, अलग-अलग वक्ताओं के साथ जो चर्चा होती है वो बहुत लोकप्रिय है ये 2 कार्यक्रम हमारा और प्रगति जी के सुझाव से जल्द ही हम एक कार्यक्रम लेकर आएँगे जो कहानियों पर कार्यक्रम होगा, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम बाद में देंगे क्योंकि अभी रूपरेखा बनानी है, अभी बहुत कुछ करना है। आप में से जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहें, एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9958157108 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और प्रगति जी बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार हमसे जुड़ने के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपने उतार-चढ़ाव के बारे में हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप सबका भी बहुत-बहुत आभार, क्योंकि आपके आने से ही प्रोग्राम है। बिल्कुल, आप हैं तो हम हैं, तमाम दर्शकों का जी। अभिवादन और अगली बार फिर नए किरदार के साथ आऊँगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। शुभ रात्रि।